नमस्कार प्यारे साथियों, मैं आलोक आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल साइन गंगा पे। तो जैसा कि कल के वीडियो में हमने देखा था पुष्प के मादा जनन भाग और अंडाशय के बारे में, तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो पहले रहेगा हमारा गुरु बीजाणु जनन और उसके बाद हम देखेंगे अपना भ्रूणपोष। तो हमारा क्या टॉपिक रहेगा? भ्रूणपोष और गुरु बीजाणु जनन, और साथ ही कुछ क्वेश्चन हैं जिन्हें आप करिएगा और मैं करूँगा। कुछ मैं करा दूँगा, कुछ आप कर लीजिएगा। तो चलिए अपने लेक्चर को शुरू करते हैं। पहला टॉपिक हमारा क्या है? पहला टॉपिक है हमारा गुरु बीजाणु जनन। देखेंगे कि गुरु बीजाणु जनन होता क्या है। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से अर्धसूत्रीय विभाजन के द्वारा गुरु बीजाणु बनने की जो प्रक्रिया है, इसी को हम क्या कहते हैं? गुरु बीजाणु जनन। यानी कि गुरु बीजाणु बनने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? गुरु बीजाणु जनन। अब अगला देखते हैं पॉइंट। प्रायः बीजांड में बीजाणुद्वारी सिरे की कई कोशिका, क्या कहा है? प्रायः बीजाणुद्वारी सिरे की कई कोशिका एक गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में विभेदित हो जाती है। यानी कि जो बीजाणुद्वारी सिरा है उसकी कोई एक कोशिका क्या हो जाएगी आपकी? किसमें विभेदित हो जाएगी? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में। अब देख लेते हैं कैसे विभाजित होगी। तो यहाँ पे चित्र से समझाया गया है। कैसे? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से, किसके द्वारा? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका द्वारा। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका द्वारा क्या बनेगा आपका? गुरु बीजाणु बनेगा। और किस प्रक्रिया द्वारा बनेगा आपका? किसकी प्रक्रिया द्वारा बनेगा आपका? अर्धसूत्री विभाजन द्वारा। अब गुरु बीजाणु मात्र कोशिका ये रही आपकी, जो कैसी होती है? 2n होती है, यानी कि द्विगुणित होती है। अब इसमें क्या हुआ? अर्धसूत्री विभाजन हुआ। क्या हुआ इसमें? अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात क्या मिली हमको? 4 हैप्लॉइड सेल मिली। अब इसमें जो ऊपर वाला भाग था वो निभागी हो गया, नीचे वाला गुरु बीजाणुद्वारी सिरा। और ये भी 4 हैं, तो इन्हें भी हम क्या कहेंगे? गुरु बीजाणु चतुष्टय या चतुष्क, जैसे वहाँ पे परागकण थे। लेकिन इसमें कुछ थोड़ा सा अंतर है, उसको देख लेते हैं। पॉइंट है, गुरु बीजाणु चतु या चतुष्क के 4 में से 3 गुरु बीजाणु अभ्रष्ट हो जाती हैं। अभ्रष्ट का मतलब नष्ट हो जाती हैं। वहाँ पे हमने परागकण में देखा था कि लघु बीजाणु मात्र कोशिका से 4 लघु बीजाणु बने थे, वो चारों परागकण में परिवर्तित हुए। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता, इसमें से सिर्फ एक ही बचते हैं और 3 क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं आपका। अब क्या कह रहा है? निभागीय सिरे पर एक क्रियाशील गुरु बीजाणु शेष बचता है। तो किस सिरे पे बचता है आपका? निभागीय सिरे पे। यहाँ पे दिखाया गया है कि कैसे बीजाणुद्वारी सिरे की 3 कोशिकाएं नष्ट हो गई हैं और जो बचा हुआ है वो किस में बदला है? क्रियाशील गुरु बीजाणु में। आई होप इतना समझ में आया होगा। तो चलो अब आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है, क्रियाशील गुरु बीजाणु के केंद्रक विभाजन होगा। यानी कि जो अभी हमारा क्या बचा है? हमारा क्रियाशील गुरु बीजाणु बचा है, यानी कि ये। अब इसमें क्या होगा? इसमें केंद्रक विभाजन होगा। सबसे पहले क्या होगा? केंद्रक विभाजन होगा। एक केंद्रक से 2 केंद्रकों का निर्माण होगा, यानी कि एक केंद्रक से 2 केंद्रक, 2 से 4 केंद्रक, ऐसे ही निर्माण होगा। तो देख लेते हैं कैसे होता है। ये आपकी क्रियाशील गुरु बीजाणु धानी हो गई, माफ करिएगा, गुरु बीजाणु हो गया। क्या हो गया? क्रियाशील गुरु बीजाणु। अब इसमें क्या हो रहा है? समसूत्री विभाजन, यानी कि समान भाग में बटेगा। लेकिन केवल क्या हो रहा है? केंद्रक विभाजन, यानी कि कोशिका नहीं बट रही है लेकिन समसूत्री विभाजन हो रहा है। तो कितने को एक केंद्रक बन गए? 2। फिर इसमें सेम प्रक्रिया हुई, समसूत्री विभाजन हुआ। फिर कितने कोशिकाएं बन गई? 4। कितनी कोशिकाएं बन गई? 4 कोशिकाएं बन गई। अब आगे चलते हैं। ये 4 कोशिकाएं, ये यहाँ से शुरू होता है। ये 4 कोशिकाओं में फिर समसूत्री विभाजन हुआ। फिर कितनी कोशिकाएं बन गई? आपकी 8 कोशिकाएं बन गई। अब 8 कोशिका बनने के बाद क्या होगा? अब
केंद्रक विभाजन नहीं होगा। अब क्या होगा? कोशिका भित्ति का निर्माण होगा। अब क्या होगा? जीव द्रव्य विभाजन, यानी कि सब अपना अपना जीव द्रव्य बांट के अलग अलग कोशिकाओं में बट जाएंगे। तो यहाँ पे दिखाया गया है कैसे बढ़ते हैं। ऊपर निभागीय सिरा है, निभागीय सिरे की तरफ 3 कोशिकाएं हैं। ये मध्य वाली सबसे बड़ी कोशिका है और ये 3 कोशिकाएं बीजांडद्वारी सिरे की तरफ हैं। तो इतना समझ में आया होगा। अब चलो भ्रूण कोश के बारे में देखते हैं, यानी कि जो यहाँ पे संरचना मिली है, अब इसके बारे में देखते हैं, इसकी कोशिकाएं, इसके भाग। तो क्या है? जैसे परागकण किसका प्रतिनिधित्व कर रहा था? नर जनन भाग का, वैसे ही भ्रूण कोश किसका प्रतिनिधित्व करता है? मादा जनन भाग का, यानी कि मादा युग्मकोद्भिद का। अब वहाँ पे जब केंद्रक विभाजन हुआ, फिर केंद्रक विभाजन हुआ, फिर केंद्रक विभाजन हुआ, फिर जीव द्रव्य विभाजन हुआ, उसके पश्चात हमको क्या मिला था? भ्रूण कोश मिला था। अब इसको देख लेते हैं, इसमें क्या क्या भाग होते हैं। तो सबसे पहला क्या था हमारा? निभागीय सिरे की ओर हमारी कौन सी कोशिकाएं पाई जा रही थी? प्रतिव्यासांत कोशिकाएं, यानी कि ये जो 3 कोशिकाएं हैं, ये मिलके क्या बना रही थी? प्रतिव्यासांत कोशिका। इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या 3 है। अब देखते हैं मध्य वाली। ये मध्य वाला है। मध्य वाला क्या है? केंद्रीय कोशिका। आप सभी को पता है जो मध्य में होता है उसे केंद्रीय कोशिका कहते हैं। ये क्या करता है? ये भ्रूण कोश की सबसे बड़ी कोशिका है। किसकी? भ्रूण कोश की सबसे बड़ी कोशिका है। फिर क्या आता है? फिर आता है आपका ध्रुवीय केंद्रक। यहाँ पे आपकी सिर्फ 2 कोशिकाएं होती हैं। कितनी कोशिकाएं होती हैं? 2 कोशिकाएं होती हैं। यानी कि ध्रुवीय केंद्रक में कितनी कोशिकाएं होती हैं? 2। कितनी कोशिकाएं होती हैं? 2 कोशिकाएं होती हैं और ये मध्य में रहती हैं। फिर क्या आता है? फिर आता है हमारा बीजांडद्वारी सिरे की तरफ। किधर आते हैं? बीजांडद्वारी सिरे की ओर। अब इसमें जो मध्य वाली कोशिका होती है वो आपकी अंड कोशिका होती है और ये कैसी होती है? हेप्लॉइड होती है। और ये मादा युग्मक है। क्या है ये? मादा युग्मक है। आई होप इतना समझ में आया होगा। अब थोड़ा सा और देख लेते हैं। अब मादा युग्मक है और ये अंड कोशिका है। अंड कोशिका के आइट साइड क्या होती हैं? सहायक कोशिका। किसके बगल में? अंड कोशिका के बगल में। एक ये रही, एक ये रही। ये 2 क्या हो गई? सहायक कोशिका। इनकी संख्या 2 होती है। ये भी हेप्लॉइड होती हैं। और इन्हीं सहायक कोशिकाओं में क्या पाया जाता है? इन्हीं सहायक कोशिकाओं में तंतुरूपी समुच्चय पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? इनके अंतिम बिंदु पे, यानी कि जहाँ से ये जुड़े रहते हैं वहाँ पे तंतुरूपी समुच्चय पाया जाता है। अब आगे देखेंगे इसका कार्य क्या होता है। तो ये हमारी कैसी संरचना बन गई है? ये हमारी देखना, यहाँ पे लिखा गया है आवत बीजों में समानतः 7 कोशिकीय 8 केंद्रकीय भ्रूणपोष पाया जाता है। अब इसमें देखो, 1 केंद्रक, 2 केंद्रक, 3 केंद्रक, 2 यहाँ पाए जाते हैं। यहाँ पे ढेर सारे बने हुए, लेकिन यहाँ पे 2 पाए जाते हैं, यानी कि 5 हो गए, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया। कितने हो गए? 8 केंद्रक हो गए। कोशिका कितनी हो गई? 1 कोशिका ये हो गई, 2 कोशिका ये, 3 ये, और ये 4 कोशिका ये, 5 कोशिका ये, 6वीं कोशिका ये, 7वीं कोशिका। कोशिकाएं कितनी हैं? 7। केंद्रक कितने हैं? 8। अब अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है हमारा? अगला पॉइंट है भ्रूणपोष का विकास एकल बीजाणुक होता है। यानी कि ये किससे बनता है? एकल बीजाणु से। ये भी याद रखना। अंड कोशिका प्लस सहायक कोशिका मिलकर क्या बनाती हैं? अंड उपकरण बनाती हैं। यानी कि 3 कोशिकाएं मिलकर क्या बनाई है? हमारा अंड उपकरण, जिनमें क्या क्या है? अंड कोशिका है, सहायक कोशिका है। अब देखते हैं अंड कोशिका। इसका केंद्रक निभागीय सिरे की ओर होता है, यानी कि ऊपर की ओर होता है। और रसधानी इसमें की कहाँ होती है? बीजांडद्वारी सिरे की ओर। कहाँ होती है? बीजांडद्वारी सिरे की ओर। अब देख लेते हैं सहायक कोशिका में क्या होता है। देख लेते हैं। जो केंद्रक होता है
वो बीजांडद्वारी सिरे की ओर होता है और जो राजधानी होती है वो निभागीय सिरे की ओर होती है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। आई होप इतना समझ में आया होगा। ना समझ में आया हो तो आप लेक्चर को पीछे करके फिर से देख सकते हैं और मैंने समझाने का पूरा प्रयास किया है। अब देखते हैं अपने क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, लघु बीजाणु मात्र कोशिका में किस प्रकार का विभाजन होता है। आपको बताना है एमएमसी यानी कि लघु बीजाणु मात्र कोशिका में किस प्रकार का विभाजन होता है। आपको बताना है क्या वो समसूत्री है, अर्धसूत्री है, अनावर्ती विभाजन है या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा विभाजन हो रहा था, अर्धसूत्री विभाजन, जिसके पश्चात क्या बन रही थी, एक एमएमसी सेल से अर्धसूत्री विभाजन हुआ था। फिर कितनी कोशिकाएं बनी थी, हमारी 4 कोशिकाएं बनी थी, जिसमें से 3 नष्ट हो गई थी और एक आपका अंड उपकरण बनाने में यूज हुआ था। आई होप इतना समझ में आया होगा। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या कह रहा है, एक गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से कितने क्रियाशील गुरु बीजाणु बनते हैं। अभी मैंने बताया, जब क्वेश्चन कराया हूँ पिछला तभी मैंने बताया है, क्या 4 बनती हैं, 3 बनती हैं, 2 बनती हैं या 1 बनती है। तो कितनी बनती हैं, क्रियाशील पूछा हुआ है। बनती तो 4 हैं लेकिन हमको क्या बताना है, क्रियाशील बताना है। तो क्रियाशील कितनी होती हैं, 1 ही होती है और 3 तो नष्ट हो जाती हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब तीसरा देख लेते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, गुरु बीजाणु चतुष्ट के 3 गुरु बीजाणु नष्ट होने के बाद बचा हुआ क्रियाशील गुरु बीजाणु किस सिरे पर स्थित होता है। आपको बताना है वो कौन सा सिरा है जहाँ पे स्थित होता है। क्या वो बीजांडद्वारी सिरा है, निभागीय सिरा है, मध्य में है या बाहरी आवरण है। तो किधर बचता है वो शेष वाला भाग, तो वो आपका पाया जाता है निभागीय सिरे की ओर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। राइट कर लीजिए इसको। अब चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है हमारा, क्रियाशील गुरु बीजाणु से 8 केंद्रकीय भ्रूपोष बनने के लिए कुल कितने समसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है। आपको बताना है कितने समसूत्री विभाजन होते हैं। तो चलिए देख लेते हैं चित्र से। ये एक आपकी परागमात्र कोशिका हो गई। अब इसमें समसूत्री विभाजन होगा, 2 केंद्रक बने, फिर समसूत्री विभाजन हुआ, 4 केंद्रक बने, फिर इसमें समसूत्री विभाजन हुआ तो 8 केंद्रक बने। कितने केंद्रक बने, 8 केंद्रक बने, यानी कि हमारा 3 बार समसूत्री विभाजन होगा। कितनी बार, 1, 2 और 3 बार। ऑप्शन देख लेते हैं, क्या 1 बार होगा, नहीं होगा, 2 बार होगा, नहीं होगा। अभी मैंने बताया कितनी बार होगा, क्या 3 बार होगा, हाँ आपका 3 बार होगा। अब अगला देखो, अगला क्या है हमारा, 5वां क्वेश्चन है, अंड उपकरण किन कोशिकाओं से मिलकर बनता है। आपको बताना है किससे किससे बनता है। तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग करिए, क्योंकि अभी मैंने 4 क्वेश्चन कराए हैं। तो आपको बताना है इनमें से सही आंसर क्या होगा। कमेंट में इसका उत्तर ज़रूर दीजिएगा। अब देखते हैं अपना छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, एक प्रारूपिक आवृतबीजी भ्रूणपोष परिपक्व होने पर कैसा होता है। यानी कि आपको बताना है कितने केंद्र की और कितने कोश की होता है। क्या 7 केंद्र की, 8 कोश की, 8 केंद्र की, 8 कोश की, 8 केंद्र की, 7 कोश की, या 7 केंद्र की और 7 कोश की। तो मैंने अभी बताया था, ऊपर 2-3 बार बताया था। आपके केंद्रक होते हैं 8 और कोशिकाएं होती हैं 7। चाहे तो आप ऊपर चित्र में जाके कंफर्म कर सकते हैं। तो अब अगला देखो, अगला क्या है हमारा, 7वां नंबर क्वेश्चन। तो 7वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। इसे आप लोग करिएगा। मैंने कितने क्वेश्चन कराए, मैंने 5 क्वेश्चन कराए हैं और 2 क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दिया हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें। जो आपको मैंने उत्तर क्वेश्चन छोड़ा है उसके उत्तर कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। आशा है आपको वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू, धन्यवाद।